तकरार की गूंज जब बरसों तक वादियों में सिसकती है तो वह केवल दो लोगों के बीच की दूरी नहीं बल्कि दो परिवारों के उजड़ने की दास्तां बन जाती है। देवगढ़ की उन ऊंची पहाड़ियों के बीच कबीर और आर्यन के घर आमने सामने थे, जिनके बीच कभी प्यार की खुशबू महकती थी, पर अब वहां सिर्फ नफरत की दीवारें खड़ी थीं। उनके बचपन की वह कसम जो उन्होंने एक दूसरे की हथेली पर खून से लिख कर ली थी, अब समय की धूल में कहीं दफन हो चुकी थी। 10 साल पहले तक वे एक ही थाली में खाते थे और एक ही सपने देखते थे, पर आज उनकी निगाहें जब मिलती थीं, तो उनमें दुआ नहीं बल्कि बारूद की गंध होती थी। गांव के लोग अक्सर आबशारों के पास बैठकर उन दो दोस्तों की मिसाल देते थे जो अब जानी दुश्मन बन चुके थे। बचपन की वह मासूमियत तब छिन गई जब एक काली रात देवगढ़ के कारखाने में भीषण आग लगी और सब कुछ जलकर राख हो गया। उस हादसे में आर्यन के पिता की जान चली गई और सारा दोष कबीर के सिर मढ़ दिया गया, क्योंकि वह उस रात कारखाने की रखवाली कर रहा था। आर्यन ने अपनी आंखों के सामने अपने पिता को आग में जलते देखा था और उसे लगा कि कबीर ने पैसों के लालच में गद्दारी की है। कबीर ने कुछ कहना चाहा, सफाई देनी चाहिए, पर आर्यन की आंखों में जमी उस नफरत ने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया। कबीर रातों रात गांव छोड़कर चला गया और पीछे छोड़ गया एक ऐसी दुश्मनी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नासूर बनने वाली थी। 10 साल बीत गए। आर्यन अब एक कड़क मिजाज और अमीर ठेकेदार बन चुका था, जिसका एकमात्र मकसद कबीर से बदला लेना था। तभी खबर मिली कि कबीर शहर से लौट आया है और उसने गांव की उसी विवादित जमीन पर एक बड़ा अस्पताल बनाने का टेंडर जीत लिया है, जिसे आर्यन खरीदना चाहता था। आर्यन की रगों में उबाल आ गया। उसने कबीर के काम में अड़ंगे डालना शुरू किया और उसके मजदूरों को डरा धमका कर भगा दिया। कबीर शांत था, उसकी आंखों में अब भी वही पुरानी गहराई थी, पर वह अब बहस नहीं करता था। वह चुपचाप अपनी ईंटें ढोता और अपमान के घूंट पीता, जैसे किसी बहुत बड़े गुनाह का प्रायश्चित कर रहा हो। दुश्मनी का पारा तब और बढ़ गया जब गांव में एक भयंकर बाढ़ आई और पूरा देवगढ़ पानी की चपेट में आ गया। आर्यन का घर पहाड़ी की ढलान पर था और मिट्टी धंसने की वजह से उसका पूरा परिवार मलबे के नीचे दबने की कगार पर था। अपनी जान की परवाह न करते हुए जिसे आर्यन अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, वही कबीर सबसे पहले रस्सी लेकर उस दलदल में कूदा। उसने अपनी पीठ पर लादकर आर्यन की बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी को सुरक्षित निकाला, पर खुद मलबे की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गया। आर्यन यह सब देख रहा था। उसका अहंकार उसे कबीर का शुक्रिया अदा करने से रोक रहा था, पर उसके अंदर एक द्वंद्व छिड़ चुका था। बाढ़ का पानी उतरा, पर कबीर की हालत बिगड़ गई और उसे उसी अधूरे अस्पताल के एक कमरे में ले जाया गया जहां वह भर्ती था। कबीर की पत्नी, जो इतने सालों से खामोश थी, उसने आर्यन का रास्ता रोका और उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तो चैन मिल गया होगा तुम्हें। उसे मरते देख खुश हो जाओ, आर्यन ने गुस्से में कहा। उसने मेरे बाप को मारा था, उसकी जान बचाकर वह अपना पाप नहीं धो सकता। तब कबीर की पत्नी ने एक पुरानी जली हुई संदूक निकाली और उसमें से एक अधजला पत्र और एक पुलिस रिपोर्ट आर्यन के सामने फेंक दी। उसने कड़क कर कहा, यह राज 10 साल पहले ही खुल जाता अगर कबीर ने तुम्हारी इज्जत की खातिर अपनी जुबान न काटी होती। आर्यन ने कांपते हाथों से उस पत्र को पढ़ा, जिसे उसके अपने पिता ने आग लगने से कुछ मिनट पहले लिखा था। पत्र में लिखा था कि व्यापार में भारी घाटे और कर्ज की वजह से वे खुद कारखाने को आग लगाकर अपनी जान दे रहे हैं, ताकि बीमा के पैसों से आर्यन का भविष्य संवर सके। कबीर ने उस रात आर्यन के पिता को बचाने की कोशिश की थी, पर वे नहीं माने और उन्होंने कबीर को कसम दी थी कि वह सच कभी आर्यन को न बताए। कबीर ने अपने दोस्त की नजरों में खुद को कातिल कहलाना मंजूर किया, ताकि आर्यन अपने पिता को एक आदर्श मान सके, न कि एक आत्मघाती। सच्चाई का यह धमाका आर्यन के सीने में किसी खंजर की तरह लगा और वह वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा। वह राज जिसने 10 साल तक कबीर को अपराधी और आर्यन को पीड़ित बनाए रखा था, अब हवा में एक जहरीली गूंज बनकर फैल रहा था।
आर्यन को याद आया कि कैसे वह कबीर की मेहनत को बर्बाद करता रहा, जबकि कबीर उसके पिता के पाप का बोझ अपनी पीठ पर ढो रहा था। वह अस्पताल जिसे कबीर बना रहा था, वह दरअसल आर्यन के पिता के नाम पर एक प्रायश्चित केंद्र था जिसे कबीर ने अपनी सारी जमा पूंजी से खड़ा किया था। आर्यन पागलों की तरह कबीर के बिस्तर की ओर भागा, पर कबीर अचेत था और उसकी सांसें बहुत धीमी चल रही थीं। उसने कबीर के हाथ पकड़ लिए और जोर जोर से रोने लगा। कबीर, मुझे माफ कर दे भाई, तूने मेरी खातिर नर्क झेला और मैं तुझे आग देता रहा। गांव की वह पुरानी दीवार जो नफरत की ईंटों से बनी थी, अब पश्चाताप के आंसुओं से ढह रही थी। पूरा गांव सन्न था। जिन्हें वे दुश्मन समझते थे, वे तो त्याग और बलिदान की एक ऐसी मिसाल निकले जिसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। कबीर को होश आया और उसने धुंधली नजरों से आर्यन को देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान खिल गई। उसने बस इतना कहा, तूने खत पढ़ लिया, अब कम से कम तू अपने बाप की इज्जत तो कर पाएगा। आर्यन ने कबीर को गले लगा लिया और उस दिन देवगढ़ ने देखा कि सच्ची दोस्ती केवल साथ रहने में नहीं, बल्कि दोस्त की गरिमा के लिए खुद को मिटा देने में होती है। उस राज ने सब कुछ बदल दिया। आर्यन का व्यापार, उसकी सोच और उसका पूरा व्यक्तित्व अब कबीर के रंग में रंग चुका था। दोनों ने मिलकर उस अस्पताल को पूरा किया और उसका नाम मैत्री मेमोरियल रखा, जो अब निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। गांव के बच्चे अब उन दो दोस्तों की कहानी पढ़ते हैं जिन्होंने सिखाया कि बिना सच जाने नफरत करना दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता है। वे दोनों अब फिर से एक ही थाली में खाते हैं, पर अब उनकी बातचीत में पुरानी यादों का दर्द नहीं, बल्कि भविष्य की आशाएं होती हैं। राज अब कोई नहीं था, क्योंकि सच्चाई ने नफरत की हर परत को धो दिया था। आर्यन अक्सर उन पहाड़ियों की चोटी पर खड़ा होकर सोचता है कि अगर वह पत्र न मिलता तो वह अपनी पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे नफरत में गुजार देता। कबीर का वह मौन उसे अब दुनिया की सबसे ऊंची बुद्धिमानी लगती है, जिसने एक बेटे के मन में उसके पिता की छवि को टूटने नहीं दिया। अब देवगढ़ में कोई दीवार नहीं है और दोनों घरों के बीच एक सुंदर सा बगीचा है जहां बच्चे साथ खेलते हैं। यह दोस्ती की वह जीत थी जिसे दुश्मनी ने 10 सालों तक तराशा था और सच्चाई ने एक ही पल में मुकम्मल कर दिया। राज ने वाकई सब बदल दिया था। दुश्मनी को एक ऐसी वफादारी में बदल दिया जिसे अब मौत भी अलग नहीं कर सकती थी। कहानी का यह मोड़ हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें बेवफाई लगती है, वह दरअसल किसी के द्वारा किया गया सबसे बड़ा बलिदान हो सकता है। आर्यन ने अपने अहंकार को त्याग दिया और कबीर ने अपनी चुप्पी को, और इस मिलन ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। अब बाढ़ आए या आग लगे, देवगढ़ के लोग जानते हैं कि उनके पास दो ऐसी ढालें हैं जो एक दूसरे के लिए जान दे सकती हैं। उस राज ने केवल एक रिश्ता नहीं बचाया, बल्कि एक समाज को सही और गलत के बीच का फर्क समझा दिया। सच्चाई कड़वी जरूर थी, पर उसने उन दो रूहों को आजाद कर दिया जो बरसों से गलतफहमी की जेल में बंद थीं। अब हर शाम जब पहाड़ों के पीछे सूरज डूबता है तो कबीर की बांसुरी की धुन और आर्यन के कहखे एक साथ गूंजते हैं। वे दोनों अब उन लोगों की मदद करते हैं जिनके बीच गलतफहमियों की दीवारें खड़ी हो जाती हैं, ताकि किसी और की दोस्ती 10 साल तक नफरत की आग में न जले। आर्यन ने कबीर से माफी नहीं मांगी, क्योंकि कबीर ने कहा था कि दोस्ती में माफी नहीं, बस समझ काफी होती है। उनकी यह गाथा देवगढ़ की मिट्टी में ऐसी रचीब सी कि अब वह एक लोक कथा बन चुकी है। राज का खुलना एक अंत नहीं था, बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जिसने प्यार की परिभाषा ही बदल दी। अंतिम अध्याय में आर्यन और कबीर अपने बच्चों को वही पुरानी संदूक दिखाते हैं और बताते हैं कि सच्चाई को दबाया जा सकता है, पर उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। उनकी दोस्ती अब पत्थर की लकीर बन चुकी थी जिसे समय की लहरें भी नहीं मिटा सकती थीं। कबीर के चेहरे के वो जख्म जो आग की वजह से आए थे, अब आर्यन के लिए पदक, मेडल्स की तरह थे। उन्होंने साबित कर दिया कि दोस्ती से दुश्मनी होना मुमकिन है, पर अगर नींव सच्ची हो तो दुश्मनी से फिर से महान दोस्ती होना निश्चित है। राज ने वाकई सब बदल दिया, दिलों के नक्शे और आंखों के पानी का मोल भी। आज भी जब देवगढ़ में शांति होती है
तो हवाओं में एक ही बात तैरती है, कभी किसी पर शक करने से पहले उसकी खामोशी को पढ़ना सीखो। कबीर और आर्यन की जोड़ी अब उस घाटी की रक्षक है जहां अब कभी कोई कारखाना नहीं जलता, क्योंकि वहां विश्वास की पहरेदारी है। उस राज ने उन्हें एक दूसरे की अहमियत समझा दी, जो शायद वे सामान्य जीवन में कभी नहीं समझ पाते। दुश्मनी एक अंधेरा कमरा था और सच्चाई वह दिया जिसने उस कमरे को महल बना दिया। उनकी दोस्ती का यह दूसरा जन्म पहले वाले से कहीं ज्यादा मजबूत और दिव्य था। दोस्ती से दुश्मनी और फिर सच्चाई, यह यात्रा केवल कबीर और आर्यन की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सच की तलाश में है। कहानी का अंत उन दोनों के एक साथ पहाड़ की चोटी पर हाथ मिलाए खड़े होने के दृश्य के साथ होता है। नीचे पूरा गांव जगमगा रहा था और ऊपर आसमान में वही तारा फिर से चमक रहा था जिसके सामने उन्होंने बचपन में कसम खाई थी। राज ने सब बदल दिया था, पर उनकी आत्मा का जुड़ाव आज भी वही था जो पहले दिन था। यह दोस्ती की वह अमर दास्तां है जो देवगढ़ की फिजाओं में हमेशा के लिए समा गई है। समाप्त।